तो चलिए जी, आज ना आप सभी को प्रकाश का प्रवर्तन पूरा के पूरा ना बेसिक तरीका से बताने वाले हैं और पूरा के पूरा एक वीडियो में पूरा का चैप्टर समाप्त करने वाले हैं ना। प्रकाश का प्रवर्तन अगर आप लोग अभी तक कुछ पढ़बो ना किए हैं ना, तो पूरा क्लास को कर लीजिएगा। 100% गारंटी लेते हैं और आपको अपना भाषा में पढ़ाएंगे भाई, देहाती भाषा में, ठीक है। ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे, ट्रिक की जिंदगी में कभी ना भुलाइएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पूरा के पूरा ना प्रकाश का प्रवर्तन को समाप्त करने वाले हैं ना। तो क्लास को पूरा कर लीजिएगा। भले आज क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ना कल क्लास को पूरा कर लीजिएगा। पूरा का पूरा प्रकाश का प्रवर्तन आपका हो जाएगा समाप्त, ठीक है। जिससे आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना। चलिए, तो देखिए आपको ना सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको प्रकाश के बारे में बताएंगे, है ना। प्रकाश के बारे में अच्छा जानकारी हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रवर्तन के बारे में बताएंगे ना, उसके बाद आपका चैप्टर हो गया समाप्त। तो ध्यान समझिएगा, प्रकाश पहले कहते हैं किसे, ठीक है। बहुत इजी तरीका से आपको हम समझाते चलिए। आपको पहले अगर बताना चाहते हैं ना, तो प्रकाश किससे कहते हैं समझिए, है ना। देखिए, प्रकाश हुआ भौतिक कारक, है ना, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं ना। उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश। बोलेगा भैया एग्जाम्पल से जरी समझावा ना। चला ना जी, तोरा एग्जाम्पल समझावा जो एकदम बउआ वाला शब्द में, रटिया नहीं समझिया। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई लड़का, कब ना, जैसे कि यहाँ पर कोई लड़का है, चित्र तो हमसे नहीं बनेगा लेकिन ऐसे बना देते हैं फिलहाल में, समझना, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रखा हुआ, किताब रखा हुआ, ठीक है। और ये अंधेरा रूम है। अच्छा, ये अंधेरा रूम में पैक है बेचारा, ये अंधेरा रूम में पैक है ना। तो इसको बोल लेंगे ना कि भाई जाओ तो किताब लेके आओ। तो ये बोलेगा ना कि भाई हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि अंधेरा रूम ना है। और जैसे ही प्रकाश आएगा, तो प्रकाश है तब ना आप वस्तु के देखे, तब ना लाएं। तो प्रकाश ये क्या है तो आपको बताना। प्रकाश हुआ भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। भाई जो आप लोग फोन देख रहे हैं, है ना, तो प्रकाश माने लाइट जल रहा फोन में, तब ना आपको दिख रहा कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो गया, तो क्या आप लोग देख पाइए कि हाँ क्या फोन में नहीं है। छोड़िए ना, एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे कि आप जहाँ पे देख रहे हैं और लाइट में झाँक दीजिए और अगल बगल में कुछ है, उसको देखिए तो पहले लाइट में झाँक के तो दिखबे ना करेगा। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन कीजिएगा ना, प्रकाश दीजिएगा, तो दिख जाएगा कि अच्छा वजह पर ही कुछ हक रे, हमरा दिख लाई नहीं रे। चला, तो ऐसे मतलब याद रखना। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा ना कि प्रकाश किससे कहते हैं, तो बोलना है कि प्रकाश हम उसे कहेंगे जिसकी सहायता से हम किसी को देखते हैं ना, उसी को प्रकाश कहेंगे। बात खत्म। चलिए, इतना तो क्लियर है ना कि आखिर प्रकाश क्या करा का, ये समझ में आ रहा ना जी। वीडियो में बनल रही, बहुत ही मजा आई। तो चलो आगे बताइयो, ठीक है, कौन ना। चला, वीडियो को पूरा देख लिया, ठीक है। कौन अगर पसंद आ जाए ना, तो सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, समझा नहीं पॉइंट बा कि प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। चलिए आपको बताते हैं। जैसे कि मान लिया जाए प्रकाश तरंग इस प्रकार से होता है ना, जिस प्रकार से तरंग चलता है, तो वही बोल रहा है, ठीक है, कि विद्युत चुम्बकीय और क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये बात को ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश तरंग के रूप में क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय, और क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। इतना तो बात क्लियर है ना। चलिए, और आपको हम बता भी दिए हैं। अगला बात करते हैं ना कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है भाई, निर्वात में। अच्छा चलिए आपको बताते हैं, सबसे पहले निर्वात क्या करा कहते हैं। तो सुना ना जी, निर्वात क्या करा कहा है, जहाँ पे हवा वह कुछ नहीं रहा, कण उन कुछ रहबे न करते, हवा के कण कुछ, प्रकाश के कण कुछ रहबे न करेगा। ओरे बोलेंगे निर्वात, मान सुनसान जगह पूरा। और कितना होता है, चाली भी ध्यान दीजिएगा, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव में आता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। इतना तो बात क्लियर है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे, पहले प्रकाश के बारे में अच्छा समझिएगा। अच्छा, अगला बात कर रही हो ना कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा। परीक्षा में तो ना कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो ऊर्जा मार के आइएगा। बोलेगा भैया कैसे, ना हमरा पता चल रहा है। देखा, ठंडा के समय में जो बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगा है, जैसे कि हमारी सब ले जी, तो ठंडा लगे लगतो ना। और जैसे रौदवा उगतो तो रौदवा में जीवा ना बैठवा, तो लगतो कि हाँ अब शरीर में जान आ गया है। तो भाई प्रकाश ऊर्जा था, तब ना तोरा लगले कि हाँ अब शरीर में लगता राहत मिल रहा है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा ना है। जैसे कि ये प्रकाश में आपके शरीर में एनर्जी आ गया, ऊर्जा आ गया, तो का हम बोल सकते ना कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा। ये गलत बात थोड़ी है, सही बात है ना। अच्छा, अगला बात करते हैं कि प्रकाश सदैव ना सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए, सीधी माने सामने, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, आपको एग्जांपल से बताते हैं कि मान लीजिए कोई लोहा का पाइप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर प्रकाश हम गुजारेंगे, प्रकाश, तो क्या इन्हें निकल जाएगा ना, हाँ भाई आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल ले, मान लीजिए लोहा टेढ़ा है, ऐसे ऐसे लोहा है,
लो आया ना ऐसे ऐसे। अच्छा भाई, अगर हम जैसे हम प्रकाश देंगे तो का ये नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, बेचारा एजी पर ही अटक जाएगा। तो एकरा से ही पता चल रहा ना जी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव में ही तो मार के या कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, तो मार के आना है सीधी रेखा में, है ना। टेढ़ी रेखा में थोड़ी होगा, नहीं, टेढ़ी रेखा में गलत हो जाएगा। चलिए इतना तो बात क्लियर हो गया ना। चलो समझ में आ रहा ना जी। समझ में आ तो वीडियो को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया और अपन दोस्त के भेज दिया और बोल दिया कि पढ़ला तबाही वैसे अगलो पूरा यूपी बिहार में तबाही मचाने के लिए। अच्छा, अगला बात करते हैं ना, रुकिए थोड़ा सा। अगला पॉइंट जो आपका है कि प्रकाश की गति को सबसे पहले ओललाउस क्या है, रोमन ने मापा था, ठीक है। ओललाउस, ठीक है, क्या है, ओलराउस रोमन, ठीक है, ओललाउस रोमन ने मापा था। तो एग्जाम में आ जाएगा ना कि प्रकाश की गति को सबसे पहले कौन मापे थे, तो क्या बोलना है, ओललाउस रोमन। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। और अगला जो है ना, प्रकाश देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा कि सूर्य के जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इधर देखिए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, सबसे अधिक गैस में होती है, गैस में, है ना। उसके बाद कहाँ होती है, उसके बाद होता है आपका द्रव में। इतना तो बात क्लियर है। लेकिन उसके बाद क्या, सबसे कम आपका ठोस में होता है। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद ठोस में। तब बोलबा ना कि भैया अभी तो पूरा हमारा बतैला कि निर्वात में है। तो भाई अगर निर्वात है तो निर्वात में मारिए, लेकिन गैसों से ज्यादा अधिक होता है निर्वात में, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना। मतलब वायु ना। अब इसको देखिए, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है। विपरीत माने उसका उल्टा होता है। जो प्रकाश की चाल है ना, वह बोलने की चाल से उल्टा होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, इसी के चाल के उल्टा होता है। कौन, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है। क्योंकि क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। हाँ भाई, ठोस में चलती है, बोलिए कैसे। अब ट्रेन का पटरी है, ठीक है। अब पटरी, अब मतलब ट्रेन बहुत दूर में है और ट्रेन के पटरी हम कन्ना लगा के सुनिएगा ना तो पता चलेगा झन 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 करता है ना। तो वही बात है, ठीक है, तेज होती है ठोस में। तो इसी के विपरीत क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है। इतना तो बात क्लियर हो गलो ना जी। प्रकाश बारे में अच्छा समझ गेलो, हमरा पूरा उम्मीद है को समझ में आ गलो। क्लास को पूरा करिए। भले जो है ना क्लास मतलब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा के पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। अब देखिए, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो जेकरा से प्रकाश निकलता है ओकरा प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो बोलबा इतना ही जी, हाँ जी, देखा ना कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो क्या सूर्य से प्रकाश नहीं निकलता है, बॉल से नहीं निकलता, लालटेन से नहीं निकलता, निकलता है ना भाई। और जो आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं या तो लैपटॉप वगैरह से पढ़ रहे होंगे, और जो लोग वैसे मोबाइल से पढ़ रहे होंगे, तभी जस्ट आप लोग मोबाइल का लाइट ऑन कीजिए। अब देखिए वो रस प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो मोबाइल हो गया ना, पर क्या हुआ, मोबाइल हो गया प्रकाश का स्रोत हो गया। मतलब जेकरा से प्रकाश निकलतू, समझिए कि वो प्रकाश के स्रोत होके कुछ छो रहा है, खाली प्रकाश वहां से निकलना चाहिए बस। अच्छा, अब इन्हें ध्यान दिया कि प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का हुआ है। क्या प्रकार का हुआ है जी, दो प्रकार का हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझिए। पहला प्राकृतिक हको, दूसरा मानव निर्मित हको। तो प्राकृतिक केरा बोला है, तो प्राकृतिक में तो सूर्य, तारे आदि इस सब को प्राकृतिक हको, जो भगवान बने लिखे हैं। और मानव निर्मित, जो मानव बने लिखे हैं, जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन, दिया, ये सब के बनाया, मानव ने बनाया है। चला इतना तो समझ में आ रहा ना जी। रउआ के समझ में आ रहा बा ना, तो वीडियो को लाइक कर दिए, ठीक है ना। चला, अब अगला बात कर रही हो ना, ध्यान समझिए। ये जो कल रहा ना कि सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हाँ भाई, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है हम सभी के लिए, भाई सूरज ना है। अगर एक दिन रौदा नहीं उगा, पूरा अंधेरा कैले है, तो कुछ काम होगा जी, कोई काम हम नहीं करेगा, पूरा अंधेरा, जैसे भी रात का समय है, हर एक समय राते रहेगा, तो भाई कुछ काम होगा नहीं ना। तो वही है, वही बोला कि सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए, माने हम सभी के लिए ना, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य ना है। बहुत अच्छा। अब अगला, सूर्य हम पृथ्वीवासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है, ठीक है, याद रखना, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है, सूर्य। और अगला बात करते हैं ना, सूर्य माने कौन, वही सूरज भगवान हम सभी से उतना मतलब किलोमीटर दूर है। ऑब्जेक्टिव के लिए सब बता रहे हैं। अगला है, प्रकाश के जितने भी स्रोत है ना, उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कहे के मतलब कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टॉर्च हो गया, दिया हुआ,
तो उनमें ना अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा होती है जो कि प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है ना। जैसे कि लैंप, तो लैंप में तेल डालते हैं तो रासायनिक ऊर्जा है, तेला रासायनिक है ना जी। अब तेलवा जलाइएगा तो क्या प्रकाश में नहीं निकलेगा। अब लालटेन भी हो सकता है। अब सुनिए क्यों, देखिए आदि में तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को, अब तेल में क्या है रासायनिक ऊर्जा है ना, को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो वही बात ये बोल रहा था कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है ना उनमें अलग अलग ऊर्जा रहता है जो कौची में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और आपको हम अभी जस्ट बताए एग्जांपल से, जैसे हो गया दिया। अब दिया में तेल डालिएगा तो तेल कौन ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है ना जी। अब रासायनिक ऊर्जा तो प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा में बदलेगा ना, तो वही बात यहाँ बोल रहा था। ठीक है चलिए अब अगला बात करते हैं, जो बोल रहा ना बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा रहता है। बहुत अच्छा, बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा रहता है जो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है यही बात बोल रहा था आपका, ये जो बात ये वाला पॉइंट है ना, यही पॉइंट बोल रहा था कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है उसमें अलग अलग ऊर्जा रहता है और सभी के सभी जो है ना प्रकाश में बदल जाता है। जितने भी प्रकाश का स्रोत है ये नहीं कि कुछ भी हो सकता है, नहीं प्रकाश का स्रोत खाली होगा और अलग अलग ऊर्जा रहेगा जो कि विद्युत सॉरी प्रकाश ऊर्जा में बदल जाएगा। एग्जाम्पल लालटेन लिए थे और बल्ब लिए थे ना, टॉर्च भी लिए थे ना। चलिए इतना तो बात क्लियर हो गया होगा। अब अगला बात करते हैं, ध्यान समझिएगा कि परादीप्त और दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं। तो कुछ वस्तुएं जो है ना प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित माने बाहर निकालता है ना। तो प्रकाश का स्रोत और प्रदीप्त वस्तु दोनों एक ही हो गया है ना, कि कुछ वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है माने बाहर निकालता है ना, उसे बोलेंगे प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। जैसे कि सूर्य, तो भाई सूर्य से प्रकाश नहीं निकलता है, सही है। बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये नहीं कि बुझलका बल्ब, बुझलका बल्ब नहीं होता ही, जे जल्ला बल्ब जे वाला जलती मोमबत्ती आदि ना प्रदीप्त दीप्तमान वस्तु ये कहलाते हैं। इतना बात क्लियर रखो ना जी। चलो आगे बताओ भाई, ध्यान से देखते रहिए मजा आ जी। तो अगला जिक्र लो अप्रदीप्त वस्तु, तो भाई जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते वह बोलिए अप्रदीप्त। जैसे टेबुल कुर्सी पौधा पेड़ पौधा सब इससे प्रकाश थोड़ी निकालते हैं। अब अगला आप चला किरण, किरण किसे कहते हैं, जो सीधी रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। बात क्लियर है ना। चलिए इधर डिफरेंशियल मत देखिए, जो बता रहे जो सुनिएगा। जो सीधी रेखा में गमन करती है ना उसे किरण कहते हैं। अच्छा अब अगला जानते हैं, ये वाला एग्जाम ना आया था इसी बार आया था 2000 क्या 2025 ना चल रहा है जी। चलिए 2025 में आया था ये वाला एग्जाम है ना। एग्जाम में आया था किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आरटी वाला पुंज किसे कहते हैं, तो आरटी के पुंज को आरटी वाला पुंज कहते हैं। बोलेगा आटी कौची है, जे गांव से है ना जी, जे गाँववा से है ओकरा तो समझ में अबे करते हैं। अटीवा वो अटीवा नहीं होगा है तो वही है। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे ना। देखिए किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है इतना तो बात क्लियर है। अब किरण पुंज जानते क्या प्रकार के होता है, किरण पुंज होता है 3 प्रकार के भाई, 3 प्रकार के। पहला अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। अब चलिए अच्छा समझाते हैं आपको पहले। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, है आप अपसारी किरण पुंज। ये डिफिनेशन इधर मत जाइए, देखिए अपसारी पूर्ण, देखिए आपको समझाते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए देखिए थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देखिएगा, बढ़िया समझाते हैं आपको। देखिए जिससे ना, देखिए अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं कि जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकल कर अलग अलग दिशा में चला जाता है। इधर चला गया, इधर से निकला इधर चला गया। ठीक है तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज तो जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकल कर अलग अलग दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, भाई हमको ये बताइए। अपसारी में एक बिंदु से यहाँ से प्रकाश निकला, इधर भी गया इधर भी गया और इधर भी गया, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। इतना बात क्लियर है ना। चलिए आप बात करते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जो समांतर जाता है उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज कहते हैं। इतना बात क्लियर है ना। अच्छा अभिसारी किसे बोलेंगे, तो जिसमें प्रकाश अलग अलग दिशा से आकर सब एक बिंदु पे मिलेगा, अलग अलग दिशा से आएगा तो एक बिंदु पे सब मिलेगा, तो उससे क्या बोलेंगे भाई, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। बात क्लियर ना। चलिए ट्रिक बताते हैं इसका। देखिए अभिसारी माने बोलता है अभिये आओ, माने अभिये आओ सभी के बोला रहा, मतलब कि इससे क्या पता चल रहा है कि अलग अलग दिशा से प्रकाश आएगा और एक बिंदु पे मिल जाएगा। अगर आपसे पूछेगा अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आपको याद करना अभिसारी माने अभिये आओ, माने अलग अलग दिशा से आएगा एक बिंदु पे मिलेगा, और समांतर जो समांतर रहेगा, और अपसारी तो इसमें एक बिंदु से निकलेगा तो अलग अलग दिशा में जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। चलिए तीनों तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आपने इस डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इधर मत जाइएगा, इधर देखिए बड़ा बड़ा इधर नहीं जाना। ठीक है चलिए बहुत बड़ा बड़ा है जी, रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है ये सब ना बहुत बड़ा बड़ा ये सब नहीं लिखना।
तो देखिए आपको बता देते हैं। आप सारी किरण पुंज किसे कहते हैं लिखना है आपको। आप सारी किरण पुंज जिसे कहते हैं जिसमें प्रकाश अलग अलग सॉरी जिसमें प्रकाश जो है एक बिंदु से निकल कर अलग अलग दिशा में चला जाता है उसे आप सारी किरण पुंज कहेंगे। समांतर जो किरण समांतर होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी माने अब ये आओ तो जिसमें अलग अलग दिशा से प्रकाश आकर एक बिंदु पे मिल जाता है उसे क्या बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। इतना क्लियर है ना। चलिए आप चलते हैं थोड़ा समझिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना या छितराना। तो प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। चलिए बता दें जैसे कि प्रकाश का जब सूक्ष्म कण पर पढ़कर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और चारों में विपरीत हो जाता है। देखिए ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ये तो किताबी है लेकिन आपको अपना भाषा में समझाए ना। तो बोलना है कि जब प्रकाश की किरण कोई कण पर पड़कर अलग अलग दिशा में चला जाता है इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रकाश का जब कोई कण जो है ना किरण किसी कण पे पड़ता है माने गोल कण इस पर पड़ा और अलग अलग दिशा में चला गया अलग अलग दिशा में चला गया उससे वाला क्या बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। माने प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इतना बात क्लियर है ना कि प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। रुकिए किधर चल गया देखते थोड़ा सा। रुकिएगा रुकिएगा थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर था ना जी। प्रकाश का प्रकीर्णन माने प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अच्छा अगला बात करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो बोल रहा ना आप सभी का पारदर्शी या पारभासी और अपारदर्शी। चलिए आपको डिफिनेशन हम जी पहले बता देते हैं उसके बाद आपको हम इसका डिफिनेशन पे चलेंगे लेके। देखिए थोड़ा समझिएगा। देखिए पारदर्शी किसे कहते हैं पारदर्शी तो जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं। नब्बे में छुपा ले पारदर्शी माने पार कर जाते हैं और अपारदर्शी जिसमें पार नहीं करते हैं और पारभासी जिसमें थोड़ा थोड़ा पार करते हैं। समझ में आ गया तीनों डिफिनेशन। बस ऐसा ही लिखना कि पारदर्शी किसे कहते हैं तो जिसमें जो है ना प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाते हैं और अपारदर्शी जिसमें प्रकाश नहीं कर पाते हैं और पारभासी जिसमें थोड़ा थोड़ा करता है। चलिए आपको हम बताते हैं डिफिनेशन समझिएगा। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं देखिए जिनसे होकर प्रकाश आसानी से जो है ना पार कर जाता है। अभी जस्ट बोले थे वही वाला लिखे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं जैसे कि कांच पानी हवा। भाई ये अब जैसे कि हवा है तो हवा में प्रकाश आर पार नहीं होगा। कांच में नहीं होता है का पानी में नहीं होता है होता है भाई। चलिए ना समझ में आ गया होगा। अब अगला बात करते हैं ध्यान समझिएगा। अब अगला जो बोल रहा है ना वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं परभासी कहलाते हैं। छोटे से जैसे कि बोलेंगे घिसा हुआ कागज सॉरी घिसा हुआ कांच। अब कांच ले लीजिए और उसे घिंच दीजिए क्या बोलते हैं उसको खिया दीजिए पक्का में ना। उसके बाद प्रकाश गुजारेगा तो थोड़ा सा उसके बाद तेल लगा हुआ कागज भाई जो है ना कर लीजिएगा कि तेलवा में कागज लगा दीजिए उसके बाद उसमें टॉर्च मारिए जरी जरी निकलेगा। अच्छा बैलून का रबड़। अब बैलून वाला रबड़ है और हम लेटवा बाजिएगा ताकि पूरा नहीं निकलता थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकलता है। आंख की पलक थोड़ा थोड़ा जो है ना आंख में पलक में माने आंख की पलक में प्रकाश जाता है। दूध घना धुआं है ना हल्के बादल कुहासा। कुहासा भाई सबसे बढ़िया ना। कुहासा में टॉर्च मारेगा तो ज्यादा ना जाता थोड़ा थोड़ा जाता है ना तो इसे बोलेंगे पारभासी। इतना क्लियर है ना। चलिए अगला बात करते हैं ना अपारदर्शी जस्ट आपको बोले थे क्या बोले थे जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं। जैसे कि लकड़ी लोहा पत्थर का जी पत्थर से प्रकाश जाएगा लकड़ी से जाएगा नहीं जाएगा। तो चलिए प्रकाश के बारे में हम पूरा अच्छा तरीका से पढ़ लिए हैं। प्रकाश आपका हो गया समाप्त। ठीक है। आपका हो गया प्रकाश हो गया समाप्त। ठीक है ना जी। प्रकाश के बारे में किन्हीं को दिक्कत नहीं ना है। प्रकाश आपका टॉपिक होता है समाप्त। आप चलते परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे है ना। चलिए अब देखिए आपको बहुत ही इजी तरीका से बताते हैं मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है चलिए जैसे कि देखिए प्रकाश के बारे में तो उतना अच्छा से पढ़ लिया पूरा। अब देखिए परावर्तन माने होता है लौटना है ना। परावर्तन माने याद रखना खाली लौटना। परावर्तन में इसका उच्च होता है लौटना। चलिए लौटना होता है लौटना। चलिए प्रकाश माने क्या होता है लौटना। तो मतलब इसका डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिए प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर
लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि मान लिया जाए आप लोग क्या करते हैं, घर में जो आईना रहता है, आईना लेते हैं, आखिर अखिया पे ऐसे प्रकाश मारते छैया लौटता है ना जी, जैसे प्रकाश यहाँ से आ रहा है, इसका छैया यहाँ पे चल गया, छैया जो बोलता है ना, तो प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना जी, प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है ना। चलिए इतना तो बात क्लियर है, बस शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, चलिए कैसे बताते हैं। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, ये हो गया आपका अभिलंब है ना। चलिए ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण। चलिए आपतित किरण लिख लीजिएगा, हमसे तो नहीं लिखा पाएगा, यहाँ से नहीं लिखा था बढ़िया से। आपतित किरण, आइए आपका हो गया परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है ना। और ये आपका हो गया अभिलंब। कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अभिलंब, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, बीच में हो गया अभिलंब। और जो बिंदु आपको दिख रहा है बिंदु, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और चलिए हो गया, ये आपका हो गया, जो हो गया ना आपका समतल कोई अथी हो गया, ठीक है। चलिए समतल प्लेट हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए ये जो है ना आपतित किरण है ना, तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे, बिंदु पे जो डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पे है कि अलग अलग पे, एक ही पे है ना। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। अब देखिए, अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, माने ये आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, जिसे आई से बोलते हैं। उसके बाद क्या परावर्तन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसे आर से बोलते हैं। तो पहले समझ में आ गया ना जी, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, देखिए पहले समझ में आ गया था कि जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है ना, परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पे, ये आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पे जो खींचा गया अभिलंब है, दोनों एक ही बिंदु में होते हैं। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है ना कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, माने आई कोण और आर कोण आपस में बराबर होगा, है ना। मतलब कि आई कोण, आई बराबर आर, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। पहला नंबर क्लियर है ना। चलिए तो वही बात हम इधर लिखें, चलिए आपको बताते हैं, जो हम उधर डायग्राम में समझाएं तो वही वाला देखिए। प्रकाश के परावर्तन के कई नियम होते हैं भाई, रुके थोड़ा सा ध्यान से क्लास को देखिएगा, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कई नियम होते हैं, दो नियम होते हैं, एग्जाम में आता है, दो नियम मार के आइएगा। पहला क्या बोले थे, देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोले थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल बिंदु में होते हैं। अभी जस्ट आपको हम बताए थे, वही वाला बात हम लिखे हैं। अच्छा ये भी आपको हम बोले थे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे बोलेंगे आपतन कोण ना। आपको इस प्रकार से हम डायग्राम बताए थे, डायग्राम आपको हम इस प्रकार से बनाए थे कि आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो क्या बोले थे कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए इतना तो बात क्लियर है ना। वही वाला बात जितना आपको हम बताए हैं, सब वही वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सब वही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। बस अर्धे ध्यान समझिएगा मेरे भाई। इधर देखा ना जी, मजा आज तो क्लास में कराना पहले देखा। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब से जो कोण बनना है ना, ओकरा कौची बोला, परावर्तन कोण बोला। इतना तो बात क्लियर हो गलो। अगला, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है, लौट गया था ना। चलिए अब देखिए प्रतिबिंब किससे कहते हैं, चलिए ध्यान समझिएगा। प्रतिबिंब देखिए मान लिया जाए, प्रतिबिंब थोड़ा समझिएगा, प्रतिबिंब के बारे में आपको हम अच्छा से बताते हैं, ध्यान समझिए। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। प्रधान अक्ष है, ये कोई वस्तु है। तो प्रतिबिंब किससे कहते हैं, तो आपको बताना है ना कि जब कोई वस्तु से प्रकाश निकलता है और निकलने के बाद दर्पण में पड़ता है, और पड़ने के बाद जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है ना, यहाँ से जा रही थी, इसी को बोलेगा, है ना। चलिए इसी का बोलेंगे फोकस, है ना। तो वही बात लिखे, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए क्या, कि किसी बिंदु स्रोत से मिलती नहीं, ठीक है, लेकिन किसी बिंदु स्रोत से आती
है ना? आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, बोले थे ना कि जिस बिंदु पे मिलती है या तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे बोलेंगे प्रतिबिंब। आपको डायग्राम में अभी जस्ट हम समझाए थे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, है ना? यहाँ से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिल रहा है ना, तो इसी बिंदु का बोलेंगे प्रतिबिंब बोलेंगे। या तो आती हुई प्रतीत होता है। भाई प्रतिबिंब किसे कहते हैं पता चल गया ना? तो आपको अगर डायग्राम याद रहेगा तो आसानी से बता दीजिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद ना जिस बिंदु पे मिलती है या तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। इतना बात क्लियर है? वही बात हम भी यहाँ पे लिखे हैं। अब जानते हैं, अब प्रतिबिंब ना दो प्रकार का होता है भाई। एक देखिए वास्तविक होता है, इसी को उल्टा बोलते हैं ना। वास्तविक को ही उल्टा बोलते, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्या, आभासी है, काल्पनिक है, और इसका नाम भी सीधा है ना। इसका नाम भी एक सीधा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आभासी, काल्पनिक और सीधा, और वास्तविक और उल्टा एक हो गया। चलिए, अब इधर देखिए, वही ना बोले थे कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे जिस बिंदु पे मिलती है उस यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ना। या तो देखिए आती प्रतीत हो रहा है, ठीक है। डायग्राम वगैरह आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ना आपको डिफिनेशन याद हो जाना चाहिए। देखिए, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वही भी याद रखना कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का डिफिनेशन है भाई, क्योंकि यहाँ समझिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब में दो तरीका से बन रहा था। एक क्या हो रहा था कि जिस बिंदु पे आके मिलती है, जिस बिंदु पे आके मिलती है या तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पे आके वास्तव में मिलते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और जिससे आती प्रतीत होगा उसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। इसी में से हम छाट लिए दोनों को। तो इसमें पहला हम निकाले क्या कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, उसके बाद देखिए, आप ये भी ध्यान दीजिएगा, वास्तविक माने उल्टा। अब देखिए, उल्टा प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, बोलिए कैसे? तो जैसे कि सिनेमा हॉल जाते हैं, मतलब फिल्म उलिम देखने के लिए, तो भाई उल्टा प्रतिबिंब आपको पर्दा पे दिखाता है, तब ना आपको सीधा दिखता है। माने जो फॉक्सवा मारता है वहां से उल्टा निकलता है, तब जाके आपको सीधा दिखता है। तो बोलेगा ना कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, तो सीधा को कभी ना कर सकते। अगर सीधा को कीजिएगा तो फिर आपको उल्टा दिखेगा, लेकिन उल्टा को कर सकते हैं। इतना तो बात क्लियर है। उसके बाद देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अभी जस्ट बोले थे ना कि उल्टा होता है। इतना तो बात क्लियर है। चलिए, अब आभासी के बारे में चलते हैं। आभासी माने इसमें जो है ना प्रतीत होता है खाली, ठीक है। तो बताना, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या बोले थे? आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। लेकिन वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, और जो आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, है ना। चलिए, अब थोड़ा सा समझिएगा, उसी का उल्टा कर दीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई आभासी माने होता है सीधा, और सीधा कभी प्राप्त ना करेंगे, करेंगे तो उल्टा दिखेगा। उसके बाद देखिए, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा ना होता है। बहुत अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं दर्पण, सॉरी समतल दर्पण के बारे में ध्यान समझिएगा। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है। चलिए, अब जानते हैं सर समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह चिकना होता है उसे बोलेंगे समतल दर्पण। पहले डिफिनेशन आपको हम इसका समझा देते हैं। जैसे ये हो गया, कोई समतल दर्पण है ना, नीचे रंगा हुआ है, नीचे रंगा हुआ, ऊपर तो समतल है, ठीक है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसकी परावर्तक सतह चिकनी होती है उसे बोलेंगे समतल दर्पण। आप चलिए, समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है इसे समझते हैं। देखिए, किसी साधारण कांच के एक परत पर, मान लिया कोई कांच है ना, कोई जगह कांच है, इसके एक परत एन चाहे लीजिए या तो एन लीजिए, किधरों भी लीजिए, है ना। तो एक परत पे किसका ब्रोमाइड? सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। मान लिया जहाँ मैंने सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा दी है ना, रंग दी है। आप लोग एनमा देखिएगा जी, एनमा के पीछे रंगा हुआ रहता है, वो रहता है सिल्वर ब्रोमाइड रहता है ना। तो समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है? तो किसी का क्या बोलना है कि कांच के एक सतह को अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड से उसकी परत चढ़ा देंगे, है ना, तो उससे समतल दर्पण बनेगा। इतना बात क्लियर है। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, बोले कैसे? चलिए बताते हैं।
एक-एक पॉइंट को अच्छे से बताएँगे। अब जैसे ये आईना है जी, तो आईना पे प्रकाश आता है, आप इच्छाइयाँ गुज़ारते हैं ताकि इच्छाइयाँ एक जी पर ही रह जाता है। नहीं ना, और दूर भी जा सकता है, कितना दूर, बहुत अनंत भी जा सकता है। लेकिन हाँ, कंडीशन है कि द समतल है ना, जो दर्पण मतलब कि दर्पण जो है ना समतल रहना चाहिए। अगर टेढ़ा-उढ़ा रहा तो फिर जइबे मतलब ज़्यादा दूर जइबे ना करेगा। लेकिन समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, समतल दर्पण से द्वारा जो बनता प्रतिबिंब उसका विशेषता समझते हैं। देखिए पहला है ना, ध्यान समझिएगा सभी पॉइंट को। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जैसे कि जो आईनमा है, ऐजा पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अपन मुँह में देख रहा है, तो प्रतिबिंब ना ये दर्पण के पीछे बनेगा। इतना तो बात क्लियर है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब ना, जैसे कि घर में जो आप सभी का आईना है, तो आप उसमें मुँहवा देखते हैं तो क्या आपका मुँहवा जरी को तो बड़का को बनेगा? क्या आपका मुँह बड़ा है तो उसमें छोटा बनेगा? नहीं, जैसा ना आपका मुँह है उसने ना बनेगा जी। वो समतल दर्पण घर में रहता है, तो जितना का वस्तु रहेगा उतना का प्रतिबिंब ना बनेगा। तो वही बात दूसरा कह रहा था। अब अगला जो बोल रहा है ना, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। हाँ जी, प्रतिबिंब ना वस्तु की अपेक्षा सीधा बनबे करेगा ना, बोले थे किसमें सीधा बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। देखिए मतलब असली में तो सीधा बनता है, लेकिन ना अगर मान लिया जाए तो पार्श्विक रूप से ना उल्टा ही बनता है। ठीक है, चलिए अब अगला है, जैसे मान लिया जाए कि प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब माने आभासी माने सीधा होता है। अतः इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है। और आपको पहले बताए थे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सीधा प्रतिबिंब को। अगर सीधा को प्राप्त कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो करने से क्या फायदा हो। अच्छा अगला, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु उसके आगे रहता है। सिंपल है। ये आईना है, यहाँ पे कोई वस्तु है ना, और कितना 2 सेंटीमीटर है, तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा 2 सेंटीमीटर पे बनेगा, है ना। तो कहने का मतलब कि दर्पण, देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे रहता है। इतना तो बात क्लियर है ना। चलिए अगला, आप बताते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जो गोल रहता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। पूरा बेसिक से बता रहे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। प्रकाश के परावर्तक पूरा के पूरा समाप्त कर देंगे। देखिए, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं ना जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। भाई, खोखले गोले का एक भाग होता है उसे बोले गोलीय दर्पण, है ना। या तो ऐसे बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण जो गोल रहता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या तो फिर आपको ये वाला डिफिनेशन याद कर लेना है, जो पसंद पड़ता है जो याद कर लीजिए। अब गोलीय दर्पण, जैसे मान लिया ऐसे गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण काटिएगा 2 भाग में बट जाएगा। गोलीय दर्पण काटिएगा 2 भाग में बट जाएगा ना। पहला अवतल है और दूसरा उत्तल है। चलिए अब देखिए जी, ये जो है ना गोलीय दर्पण के कुछ जो महत्वपूर्ण पद है, आपको ये वाला नहीं बताया जाएगा। देखिए, जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन रहेंगे ना, उनको ये वाला पॉइंट बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम छोड़ते हैं कुछ देरी के लिए, इसलिए बोलते हैं मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए इधर इधर समझिएगा। अब इधर से गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है। तो जानते क्या होता है कि उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। आधी माने हाफ, मैंने भागा दिया ना। तो बोलेगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो आपको बताना है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑब्जेक्टिव में आता है F बराबर R/2, है ना। और जो टॉपिक छोड़े है ना, वो देखिए, वो टॉपिक का वीडियो उन्हीं को मिलेगा जो मेंबरशिप में ज्वाइन रहेंगे। ठीक है, चलिए अब अवतल दर्पण की परिभाषा समझते हैं। अवतल दर्पण इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण रहता है ना, अवतल दर्पण, तो जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे, है ना। जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहेंगे ना। ये सब मत देखिए। अगला, अवतल दर्पण की विशेषता है, यह किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब देखिए, अभिसरित करता है, अभिसरित करता है कहने का मतलब आपको हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ से, अच्छा आपको ऊपर बताए थे ना अभिसरित कहते मन में अभी आओ, मन अलग अलग दिशा से आता है, एक बिंदु पे मिलता है। चलिए आपको बताते हैं। अवतल दर्पण किरणों को अभिसरित करता है कैसे? ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया। अब अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के आने वाली जितने भी समांतर किरणें हैं, यहाँ पे गया और इसके समांतर जाएगा तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लिया यहाँ पे प्रकाश गया तो यहाँ पे मिल गया। अच्छा, अगर यहाँ से प्रकाश गया
तो लौट के यहाँ पे एक जगह मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो बोलेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आपको पहले ही बोले थे अभिसारी में क्या होता है कि जिसमें प्रकाश अलग अलग दिशा से आके एक बिंदु पे मिलता है ना। तो बोलेगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, ये वाला का क्या है? प्रधान अक्ष ना जी, इसी के ना समांतर आ रहा है। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले जितने भी किरण सभी दर्पण से टकराने के बाद सब एक बिंदु पे मिल रहा है ना, इसलिए इसे बोलेंगे अपसारी दर्पण, सॉरी अभिसारी दर्पण। इतना क्लियर है ना, अभिसारी दर्पण, ठीक है ना जी। या किरणों का विसरित कर देता है, कर रहा था ना अगला। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उसके बाद ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यह वस्तु का वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है प्रतिबिंब, ये बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा सीधा दोनों बनता है ना, छोटा बड़ा है ना सब बनता है। अवतल दर्पण में तो वही बात लिखे हैं, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा समान आकार का है ना, उसके बाद बड़ा छोटा सब बनता है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अच्छा, अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, गाड़ियों की हेडलाइट में, हेडलाइट कहने का मतलब समझ रहे ना, गाड़ी की हेडलाइट जैसे ललका बौला ना रहता है, स्कूटरवा के जो पीछे रहता है बौला, तो बौला को खोलिएगा ना तो धंसा हुआ रहता है जी, ललका खोलिएगा तब धंसा हुआ, तो क्या बोले, जो धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण बोलेंगे। तो गाड़ियों की हेडलाइट में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा रोगियों के आंख नाक कान को मुंह एवं जांच करने में, जैसे कि दांत उत कबड़वाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास, जो आईना लगाते हैं नाक में, तो वो रहता है अवतल दर्पण, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कि डॉक्टर वगैरह जो आंख नाक देखता है, जो आईना रहता है छोटा, वो रहता है अवतल दर्पण रहता है, ठीक है, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला जो बोला 3 नंबर, दाढ़ी एवं हजामत के लिए। अब दाढ़ी जब बनाने के लिए जाते हैं सैलून में, तो कौन दर्पण रहता है भाई? अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। बोलेगा ना कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण को मतलब ना वो यूज किया जाता है। अब अगला है सौर भाटी एवं टॉर्च में किया जाता है। और एक और ध्यान दीजिएगा, सौर कुकर में है ना, सौर कुकर में, वैसे लिख लीजिएगा सौर कुकर में। सौर कुकर जानते क्या है? जिसमें खाना आसानी से बन जाता है और उसमें ना तेल वाला चीज बना ही नहीं सकते हैं, तेल वाला छाने वाला चीज उसमें नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएगा, है ना। तो कर लीजिएगा एक सौर कुकर में, इतना तो बात क्लियर है। चलिए, अब अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट ये वाला नहीं बताएंगे, जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन रहेंगे बस उन्हीं को पता चलेगा। चलिए, सभी वीडियो आपको नहीं मिलेगा जी, मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा। अब देखिए, अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बात क्लियर है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की विशेषता, चलिए, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक था तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक हो गया है। उसके बाद यह किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है ना, बड़ा कभी नहीं बनाएगा। वो तो अवतल दर्पण में छोटा बड़ा सब बन रहा था, लेकिन इसमें छोटा बनता है और छोटा के साथ साथ सीधा हमेशा बनता है, सीधा बनता है भाई। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, कहीं वो जिंदगी में नहीं बनेगा उल्टा। उसके बाद यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वही ना बोले सीधा प्रतिबिंब बनाता है भाई। चलिए, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। देखिए, किसी भी छोटे स्थान में ज्यादा जगह को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जैसे कि गाड़ियों की साइड मिरर में, भाई जो स्कॉर्पियो वगैरह है उसका इनमें जीरी को रहेगा मनो के बगल में, लेकिन पीछे वाला बड़ी बड़का दिखेगा, दिखता है ना, तो वही बात है, ठीक है। चलिए, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि छोटे जगह में बहुत मतलब छोटे स्थान में ज्यादा जगह देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो गाड़ी के जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, बाइक के बगल में जो आईना रहता है लगा हुआ उत्तल ही रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलिए, चलिए अगला है ना, देखिए, उत्तल दर्पण कैसे बनाया जाता है? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? चलिए, तो यह सदैव किसी वस्तु का काल्पनिक माने सीधा है ना एवं छोटा बनाता है, ये बात तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह सीधा के साथ छोटा बनता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये पॉइंट कर दीजिए अगले, आवर्धन को परिभाषित करना है। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए जी, आपका ना पहला चैप्टर होता है समाप्त। बोलिएगा इतना कम? हाँ भाई, इतना कम, आपको बहुत ही कम समय में पहला चैप्टर बता दिए। अगर इतना आप लोग कर लेंगे ना तो समझिए कि पूरा के पूरा ना आपका ही पूरा के क्लियर हो चुका है।
अगर कोचिंग वगैरह जाते हैं ना तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस है तो सिद्ध करने वाला है। दर्पण सूत्र है ना, F=R/2 है, वो सब है, वही सब कारण ना ये चैप्टर लॉन्ग हो जाता है, लेकिन वो सब आपको ना बताएंगे, बस बाद में बता देंगे, ठीक है। बस इसी में दर्पण के बारे में पढ़ाना है, ठीक है ना। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम, है ना। चलिए, जैसे कि इसमें जो मेन मेन पॉइंट है आपको हम बता देते हैं। इसमें आपसे पूछेगा कि किरण पुंज किससे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कई नियम होता है, दोनों नियम लिखना है ना। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के सॉरी, हाँ चलिए। और उसके बाद है ना, अब ध्यान देना कि अवतल दर्पण का उपयोग बताना है, समतल दर्पण का उपयोग बताना है, ठीक है। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग बताना है, ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये सब बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा से जो है ना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पूरा के पूरा आपका टॉपिक होता है समाप्त। आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है प्रकाश का परावर्तन। अगर जिनको भी अगर नोट्स वगैरह लेना है ना, सभी लोग मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स देंगे। आप चाहे 10th 11th से 12th में क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको फ्री में देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमको पूरा उम्मीद है कि पूरा के पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा इसका ऑब्जेक्टिव, या तो फिर अगला चैप्टर आएगा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो क्लास को यहीं पे करते हैं बंद, ठीक है।